खट्टा स्वाद किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण आता है? इसका आंसर देखेंगे। आंसर क्या है इसका? अम्ल है, आपको भी पता है। एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे, पाठ के अनुसार जो भोजन का खट्टा स्वाद उसमें मौजूदा अम्ल के कारण आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका निकल कर क्या आता है, यदि किसी सदस्य को अम्लता एसिडिटी है तो कौन सा उपचार सुझाया जाएगा जो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर सकता है? तो इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा और विलियन। बेकिंग सोडा का विलियन जो है ना घोल अगर आप पीते हैं तो हो सकता है कि आपको जो है ना जो गैस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। अम्लता का दूर करने के लिए क्षारक जैसे बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अम्ल के क्षारक एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को रंग में बदल देता है। कौन सा रंग में बदल सकता है? देखो, नीले लिटमस पत्र को कौन से रंग में बदल सकता है? लाल। अगर नीला है तो लाल कर देता है, और लाल है तो नीला कर। जैसे नीचे में आप अम्ल का एक गुणधर्म है कि वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? इसका जस्ट अपोजिट, नीला कर देता है। क्या करता है? नीला कर देता है। विटामिन जो है किस प्रकार के सूचक होते हैं? आंसर जानते हैं क्या है? प्राकृतिक एवं सूचक। प्राकृतिक एवं सूचक होते हैं लिटमस। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता, अब सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को, और हम ही आपको जो है ना सारा का सारा क्वेश्चंस और आंसर्स और जो जो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। अभी फ़िलहाल हम ही सारे चीज़ें चला पा रहे हैं, तो काफ़ी मेहनत लग रही है, तो कृपया कर जो है ना आप थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर से दिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय साबुन रगड़ते हैं तो दाग का रंग कैसा हो जाता है? भूरा और लाल। ठीक है, इसका देखिए जैसे लिखा हुआ है कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, जब इस पर क्षारकीय साबुन रगड़ते हैं तो यह भूरा और लाल हो जाता है। और सब्जी में क्या होता है? हल्दी होता ही होता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले संश्लेषित सूचक कौन सा है? देखिए, अम्ल एवं क्षारक के लिए देखिए मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फेथलीन जो आता है उसका संश्लेषित सूचक होता है। ठीक है, अब आइए, लिटमस विलियन किस पौधे से निकाला जाता है? देखिए आपको बता दे रहे हैं, लिचेन। लिचेन से जो है ना लिटमस विलियन पौधे से निकाला जाता है। क्या है ये? लिचेन पौधा है जिससे क्या निकाला जाता है? लिटमस विलियन। ठीक है, जब लिटमस विलियन न हो तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब इसका रंग कैसा होता है? लिटमस विलियन न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो इसका रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है, आपको ये अगर क्लियर हो गया ना हर एक चैप्टर से जो है, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दें। और कुछ ऐसे पदार्थ जिनके गंध अम्लीय तथा क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध जो है अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर इसका होगा गंधीय सूचक। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दानेदार जिंक के टुकड़े पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होता है? आप लोग सभी ने पढ़ा था, उसमें कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे अम्लीय धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्रियाकलाप 2.3 में जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले क्लास में, तो आप देख लीजिएगा। उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस की जाँच कैसे की जाती है? जो गैस निकलते हैं उसका जांच कैसे किया जाता है? इसके बोलते हैं जलन वाले बुलबुले के पास मोमबत्ती ले जाने पर पॉप ध्वनि से, मतलब ये बुलबुले जो निकलती है ना उस पर अगर मोमबत्ती ले जाइएगा तो पॉप के साथ जो है ना ध्वनि उत्पन्न होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, हाइड्रोजन गैस ज्वलित होती है और जलती हुई मोमबत्ती के पास जाने पर पॉप ध्वनि के साथ जलती है। इससे पता चलता है हाइड्रोजन खैर जलती है। अम्लीय और धातुओं की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद कौन से होते हैं? अब बात समझ रहे हो? अम्लीय और धातु की अभिक्रिया माने अम्ल और धातु की अभिक्रिया कराया जाता है, जिससे उत्पाद बनता है उसको क्या बोलते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। लवण और हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। सोडियम, यहाँ पर देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH दानेदार जिंक के साथ गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? कौन सा उत्पाद बनता है? यहाँ पर देखिए सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनता है।
देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी हो गया है। 2NaOH प्लस जिंक मिलने के बाद क्या बोलता है, ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2O अभिक्रिया में हाइड्रोजन जिंक बनता है, यानी कि ये जो बनता है ये बनता है NaZnO2 सोडियम जिंकेट अब प्लस इसमें H2 बनता है। कौन सा बनता है, हाइड्रोजन गैस, जो ऊपर में हम लोग ने पढ़े हैं। अब देखिए 15 नंबर में क्या है, धातु को कार्बोनेट, देखिए धातु को कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न होता है। धातु को अगर कार्बोनेट किया जाए तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है। आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन तथा अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस लवण और जल बनाती है। क्या बनाती है, लवण भी साथ में बनाती है और जल भी बनाती है। 16 नंबर में चलते हैं। 16 नंबर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में, यानी कैल्शियम डाइऑक्साइड जो होता है चूने के पानी को जिसको बोलते हैं, वे प्रभावित करने पर क्या होता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि यहाँ की जब भी पुताई उताई होती है दीपावली उपावली के टाइम में, तो उसमें जब चूना में जो है ना पानी मिलाते हैं तो उस टाइप का हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर क्या है, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर दूधिया रंग क्यों गायब हो जाता है। माने अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रभावित करते हैं तो उसका दूधिया रंग क्यों गायब हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, माने कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है तो दूधिया रंग क्या होता है, गायब हो जाते हैं। अत्यधिक CO2 प्रभावित करने पर जल में घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिससे दूधिया रंग गायब हो जाता है। बाइकार्बोनेट बन जाता है तो दूधिया रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। चूना, पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसके विविध रूप हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका ये है ये सभी पदार्थ जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बोलते हैं। इसका ये रासायनिक जो है ना, ये आप याद रखिएगा, CaSO3 को जो बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप है, जिससे पाठ में उपलब्ध है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक अलग गुण वाले होते हैं कि अभिक्रिया जब कराई जाती है तो परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होती है, उसके अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ना वो अम्ल रह जाएगा, ना नमक वाली फील आएगी माने क्षार वाली, और ना ही अम्ल खट्टा वाली फील आएगी। तो दोनों क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। अम्ल और एक क्षारक एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया होते हैं। ठीक है, अब देखिए फिनोप्थलीन विलयन क्षारकीय माध्यम में कौन सा रंग देता है। ये जो फिनोप्थलीन जो विलयन है क्षारकीय माध्यम में विलयन कौन सा रंग देता है। अगर फिनोप्थलीन विलयन को क्षारकीय माध्यम में, क्षारकीय माध्यम में क्या होता है, यानी जिसमें जो है नमक की मात्रा हो तो उसमें कौन सा रंग देता है। क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा, ये गुलाबी, गुलाबी कलर जो आता है किसी एथी में, क्या बोलते हैं, फिनोप्थलीन का विलयन जो होता है ट्यूब में डाल करके उसमें क्षारकीय माध्यम में डालेंगे तो उसका बीकर को हिलाएंगे ना तो क्या बन जाता है, गुलाबी कलर का बन जाता है। देखिए इसमें यदि का फिनोप्थलीन क्षारक की उपस्थिति में गुलाबी रंग देता है, जैसे कि क्रियाकलाप 2.6 में बताया गया, यानी कि बुक में आप लोग को बताया गया होगा। अगर आप बुक आपके पास होगा, पढ़ रहे होंगे तो सही बात है, पढ़ ही रहे होंगे। धात्विक ऑक्साइडों की प्रक्रिया कैसी होती है। मैंने धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसे होती है, मतलब धात्विक ऑक्साइडों जो होती है उसका प्रकृति कैसी होती है, तो होती है क्षारकीय। माने धात्विक ऑक्साइड जो होती है उसकी प्रकृति कैसा होता है, उसका गुण क्या होता है। उसका गुण होता है मतलब कि नमकीन होता है, खट्टा होता है, क्या होता है, उसका होता है क्षारकीय होता है, यानी नमकीन होता है। इसका कारण यह है कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना देती हैं। जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, लवण और जल बना देते हैं, अतः क्षारकीय प्रकृति में होते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉपर ऑक्साइड पर तनु, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड पर तनु हाइड्रोक्लिक अम्ल मिलने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है। मतलब कॉपर ऑक्साइड पर तनु हाइड्रोक्लिक अम्ल जब मिलता है, कॉपर ऑक्साइड पर तनु, देखिए ये दो चीज़ें हैं, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर देखिए ये दो चीज़ें हैं, कॉपर ऑक्साइड और दूसरा है तनु हाइड्रोक्लिक अम्ल। ये दो चीज़ें हैं, जब विलयन में मिलते हैं तो कैसा
हो जाता है नीला और हरित, नीला और हरित हो जाता है इसका विलयन का रंग, ठीक है। आधात्विक ऑक्साइड, देखिए धात्विक अधात्विक तब पढ़े होंगे, उसमें से आधात्विक जो होता है उसका ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति मतलब गुण कैसी होती है, तो उसका गुण क्या होती है, अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। धात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जो अधात्विक ऑक्साइड है वो क्षारक, क्षारक के साथ मतलब आपका जो नमकीन वाला जो घोल पानी जो भी बोलते हैं जिसमें यह रहता है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। अम्लों के समान है, इसलिए इसे अम्लीय प्रकृति कहते हैं। मतलब कि जब मिलता है तो अम्ल के समान गुण करता है, इसलिए जो है ना इसका अम्लीय होता है, इसलिए इसका गुण क्या होगा, अच्छा प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। जल में अम्ल का विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है, आयनों के प्रवाह के कारण। माने जल में जब अम्ल का विलयन होता है, जल में जब अम्ल का विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है, मतलब अम्ल जो होता है ना जल में H+ होता है, आयन होता है, ठीक है, मतलब हाइड्रोनियम आयन होता है, उत्पन्न करते हैं जिससे विद्युत का धारा का चालन होता है। अगर ये H+ ना हो तो आपका विद्युत का धारा जो है ना एक दूसरे को मतलब नहीं आगे बढ़ा पाएगा, जिसके कारण जो है ना वो नहीं होगा। कुछ लिक्विड आप देखते होंगे कि जिसमें जो है ना करंट नहीं लगता है, जो है ना बड़े बड़े जो कंप्यूटर होते हैं या बड़े बड़े डाटा सेंटर्स होते हैं, वहाँ उसको ठंडा करने के लिए वो ऐसे केमिकल या लिक्विड होता है जो पानी की तरह होता है, जिसमें जो है ना यही चीज़ निकाल लिया जाता है। तो क्या होता है, पानी तो होता है ठंडा तो करता है, लेकिन क्या होता है आपका मशीन ख़राब नहीं होता है, पार्ट ख़राब नहीं होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है 25 नंबर में, ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है। देखिए अगर ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन जो होता है विद्युत का चालक क्यों नहीं करता है, आगे वही बात, ग्लूकोज हो एवं अल्कोहल हो, दोनों का जो विलयन होता है उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कारण क्या है, ये आयनिक उत्पन्न नहीं करते हैं। क्या नहीं उत्पन्न करते हैं, ये आयन, ये आपको जो अभी बताए हैं ये आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये आगे नहीं बढ़ा पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन होने के बावजूद ये जल में आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। जब ये आयन ही उत्पन्न नहीं करेंगे हैं, इसीलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक किसको बोलते हैं, जो विद्युत को आगे बढ़ाता नहीं है, वो अपने तक सीमित रख देता है। या विद्युत का सुचालक और कुचालक भी पढ़े होंगे, उसमें आपको समझ गया होगा। 26 शुष्क जो है ना HCl, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता। कहा गया है शुष्क HCl जो है ना गैस जो है शुष्क लिटमस पत्र को क्यों नहीं बदलता, कारण क्या है इसका, जल की अनुपस्थिति में, यानी कि H+ जो है आयन पृथक नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इसके कारण होता है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अम्लीय गुण प्लस H+ आयनों के साथ कारण होते हैं जो जल की अनुपस्थिति में HCl के पृथक नहीं होते हैं। जल का जब अनुपस्थिति होता है जिसके कारण जो है ना वो पृथक नहीं होता है, जिसके कारण ये कलर उत्पन्न हुई। कुल मिला के यह है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये नहीं होते। जब रासायनिक अभिक्रिया ही नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में कैसे रहते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन आयन जो है ना स्वतंत्र रूप में कैसे रहते हैं, आप बता सकते हैं कि जल के अणुओं के साथ मिलकर H2O+ हाइड्रोजन आयन के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं, अगर कोई पूछे आपसे कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में कैसे रहते हैं, तो बता सकते हैं जल के अणुओं के साथ मिलकर H3O+ हाइड्रोजन आयन के रूप में रहते हैं। हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन जो है ना H3O+ बनाते हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अभी तक आपको बता दें कि इसमें जो है ना दूसरा चैप्टर है, उसमें जितना भी संभावित ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो सारी चीज़ें इसमें हैं। ऑलमोस्ट 58 के करीब में होगा। जल में जो है ना घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, जो जल में घुल जाती है उस क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार बोलते हैं। घुलनशील क्षारक, समझ रहे, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार बोलते हैं। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल के अम्ल में।
देखिए अम्ल को अनुकृत करते समय तनुकृत, आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा देखिए, अम्ल को जो है ना तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल जो है ना जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है और पात्र टूट सकता है। समझ रहे हो? यानी कि उत्पन्न ऊष्मा जो होता है उसमें ऊष्मा निकलती है, मतलब मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। जल का मात्रा ज़्यादा रहता है तो ठीक रहता है, और उत्पन्न मात्रा का मिश्रण जो है ना असफलित होकर के बाहर आ सकता है और पात्र टूट सकता है, गर्म हो जाता है काफ़ी। जल में अम्ल का क्षारक से घुलने की प्रकृति अत्यंत ऊष्मा, देखिए ऊष्मा छेपी होती है। ऊष्मा छेपी होती है यानी कि ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करते हैं, जिससे दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, इसीलिए जो है कभी कभी बीकर ब्लास्ट कर जाता है, देखते होंगे। देखिए एक गजब का है क्वेश्चन, पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या है? सब कोई तो बोलता है कि पीएच स्केल इतना होना चाहिए, पीएच स्केल इतना होना चाहिए। तो पी का मान क्या होता है? पुषांश यानी पोटेंज। पुषांश होता है, उसको क्या बोलते हैं? पी को पुषांश बोलते हैं। देखिए पीएच में पी का जर्मन शब्द पुषांश है, ये जर्मन शब्द से लिया गया है, पुषांश है। और पोटेजेन जो है ना इसका सूचक है। इसका सूचक क्या है? ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। पोटेजेन इसका सूचक है, इसका अर्थ होता है शक्ति। इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। क्या होता है इसका अर्थ? शक्ति। ठीक है, देखिए पीएच स्केल का मान 7 क्यों दर्शाता है? उदासीन विलयन दर्शाता है। पीएच स्केल के साथ जो है ना उदासीन विलयन दर्शाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत इसके आसपास के मैंने मनुष्य को मतलब क्या पीएच स्केल के मान के अनुरूप जो है ना क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ दर्शाता है। दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे उसको, बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन। इसको ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरफ से नहीं लेते हैं। किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 ही होता है। ठीक है, यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह विलयन कैसा होता है? सही, जाहिर सी बात है, अगर 7 है, 7 से कम हो तो क्या होता है? वो अम्लीय होता है। क्या होता है? वो अम्लीय होता है। अगर कोई भी पानी का माने पीएच स्केल अगर होगा, आपको चेक कीजिएगा तो क्या होगा? कम होगा 7 से तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच मान उतना ही क्या होता है? कम होता है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच मान उतना ही क्या होता है? कम होता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में पीएच मानों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होते हैं। अधिक H प्लस का अर्थ यही होता है कि पीएच। ठीक है, अब देखिए अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? ये भी गुड क्वेश्चन है। अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल होता है यानी कि H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले, माने सबसे अधिक संख्या में H प्लस आयन जो उत्पन्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। माने काफ़ी भयंकर वाला अम्ल बोलते हैं उसको। ठीक है, प्रबल अम्ल बोलते हैं, भयंकर भयंकर अम्ल बोलते हैं। समझ सकते हो ना, अपन देसी टाइप का है तो देसी टाइप में लैंग्वेज में समझो भाई, जैसे समझना है। क्योंकि बिहारी वाले ये तो कोई दूसरे लोग बैठ कर देख नहीं पा रहे होंगे। देख रहे होंगे, कौन देखेंगे? जो बिहार बोर्ड के तैयारी कर रहे होंगे 10th वाले, इसलिए इतना तो चलता है। ठीक है, देखिए हमारा शरीर जो है, आ गया वो क्वेश्चन, हमारा शरीर किस पीएच पारा के बीच कार्य करता है? जो हमारा शरीर है किस पीएच पारा के बीच कार्य करता है? तो 7 से लेकर 7.8 तक। कितना तक? जीवित प्रणाली में केवल संकीर्णीय पीएच पारा यानी कि 7.0 से लेकर 7.8 में ही जीवित रह सकते हैं। तो यानी कि हमारा जो पानी का ये होता है उसमें कितना रहना चाहिए? 7 से लेकर 7.8 रहना चाहिए। ठीक है, अम्लीय वर्षा कब होती है, कब कहलाती है? देखिए ये बहुत बार हम लोग के समय भी पूछा गया था, अम्लीय वर्षा कब कहलाती है या अम्ल वर्षा क्यों होता है। इस सब के बारे में जो है ना, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो,
माने वर्षा का जो जल है ना, वो जब उसका पीएच मान मापा जाए तो उसका कितना हो, 5.6 से कम हो तो उसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में, हमारे पाचन तंत्र में उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। जो कोई भी हमारे पाचन तंत्र होता है उसमें उदर में जो है ना, हर एक चीज़ को जो पचाया जाता है उसमें कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, माने हमारा जो उदर होता है भोजन पचाने के सहायक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे जो है ना भोजन पचता है। ठीक है, अपच की स्थिति में, माने अपच की स्थिति में उदर में दर्द और जलन को दूर करने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। मतलब गैसों से बन जाता है उसके हिसाब से, मतलब कौन सा प्रकार का किया जाता है। तो एंटीसिड, एंटासिड जो होता है ना उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, एंटासिड जो है ना उपयोग किया जाता है। अपच में अत्यधिक अम्ल का उदासीन करने के लिए, मतलब अपच कारण क्या होता है, ज़्यादा अम्ल उत्पन्न हो जाता है। दुर्लभ माने दुर्बल क्षारक, माने ऐसा क्षारक जाएगा तो थोड़ा सा जो है ना उसको कम करेगा, अम्लीयता को कम करता है। वैसी चीज़ें जो है ना लिया जाता है, जैसे जीरा पानी हम लोग लेते हैं, चाहे या क्या बोलते हैं गैसो फास्ट, चाहे जो भी लेते हैं उसमें वही गुण होता है, आप देखते होंगे। देखिए, दांत क्षय का प्रारंभ होता है। दांत क्षय कब प्रारंभ होता है, मतलब दांत खराब होना कब प्रारंभ हो जाता है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। कब होता है, जब मुंह का पीएच मान, यानी कि आपके मुंह में जो है ना अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, तो जो है ना दांत को जो है ना काटने लगता है। आप देखते होंगे कि जब नींबू नमक या पानी कुछ भी दांत पर पड़ता है तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, सिरने लगता है। चाहे अम्ल दांत पर डाल कर देखिएगा, ऐसा होगा जैसे उसमें रुखरापन आ गया। अब आइए 40 नंबर क्वेश्चन पे, दांतों का इनेमल जो होता है ना, दांतों का जो इनेमल होता है किस पदार्थ से बना होता है। किस पदार्थ से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। इनेमल किसको बोलते हैं, दांतों के उजार का भागवा जो ना होता है इसका इनेमल बोलते हैं। किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फोरेट से। हुआ है जब उस पर रख देते हैं ना खट्टा वटा पदार्थ, तो वो क्या है रिएक्शन करने लगता है, उसको काटने लगता है। ठीक है, इसलिए इस तरह से होता है। मधुमक्खी का डंक कौन सा अम्ल होता है। मधुमक्खी का जो डंक मारता है तो एकदम मुँह झंझना आ जाता है, जहाँ भी लगता है तो वहाँ पर जो सूजन आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, कौन सा अम्ल छोड़ता है, माने अम्ल होता है कि क्षार होते हैं। तो अम्ल बता दिया ऑलरेडी, क्या होता है उसमें, मेथेनॉइक अम्ल होता है। उसमें क्या होता है, मधुमक्खी का डंक मेथेनॉइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द और जलन होता है। दर्द और जलन होता है, मिजाज गनगना आ जाता है पूरा। 42 नंबर में आइए, 42 नंबर फिर मधुमक्खी आ गया। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस दुर्लभ, माने दुर्बल, मतलब दुर्लभ नहीं दुर्लभ, दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। तो उसमें उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। अगर जहाँ पे काटा है ना वहाँ पे बेकिंग सोडा लगाया जाता है तो ठीक हो जाता है, या कुछ ऐसे दवा होता है जिसको खाने से ठीक हो जाता है। अम्लीय प्रभाव होता है उसमें, तो उसको उदासीन करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, ये हमेशा से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर है एसिटिक अम्ल। सिरका जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका में आप लोग किताब पढ़ रहे होंगे, उसमें जो है 2.3 के अनुसार जो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और ये आपको हमको लगता है कि कंपटीशन वाले में पूछा होगा कम से कम 100 बार से ज़्यादा, और उसके बाद में हमेशा जो 10th और 12th वाला में भी कभी कभी पूछ देता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी भैया एकदम भयंकर वाला क्वेश्चन है, और हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैट्रिक अम्ल। ठीक है, हम लोग बच्चा रहते थे तो उसमें क्या बोलते थे इसको, लैट्रिन अम्ल लेकिन क्या है ये लैट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैट्रिक अम्ल, नहीं कि लैट्रिन अम्ल। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक एक लवण को पीएच मान कितना होता है, माने खूब ज़्यादा मतलब प्रबल हो, मतलब अधिक क्षारीय हो और अधिक अम्लता वाला गुण हो, तो उसको क्या बोलते हैं, 7। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं, समझ रहे हैं, इसलिए उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। प्रबल अम्ल एवं दुर्लभ क्षारक के लवण, यानी प्रबल अम्ल
प्रबल अम्ल हो और दुर्लभ क्षारक लवण हो तो उससे क्या होता है, वो होता है अम्लीय। प्रबल अम्ल है तो अम्लीय होगा, दुर्लभ है तो क्या ही कर सकता है बेचारा, इसलिए कौन सा गुण होगा, अम्लीय होगा। उसके बाद में सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण जल में विद्युतीय प्रवाह करने पर क्या उत्पन्न होता है। इस सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जो लिक्विड होता है ना, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह किया जाता है तो क्या होता है, सोडियम डाइऑक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, यानी क्या निकलता है उसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युतीय अपघटन से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, जो क्लोरीन होता है क्या होता है, गैस होता है, क्या होता है, गैस होता है, और हाइड्रोजन गैस बनती है, जिससे जिससे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्या बोलते हैं इसको, क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो हर एक क्वेश्चन और हर एक आंसर में जो है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझने की बातें हैं, समझ जाइएगा जो है ना, तो उसी से जो है बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर निकल जाते हैं। अब देखिए फिर एक और भी क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हमको लगता है बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जिसको जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। CaOCl2, क्या है, CaOCl2। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। यह बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया बनती है। ये क्या होती है, कैसे बनती है, बुझे हुए चून, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है। क्लोरीन की क्रिया जब होते बुझे हुए चूने पे तो उस तरह से बनता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण भी एक क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण का उपयोग किस रूप में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, उपचार और रोगाणुनाशक के रूप में क्यों किया जाता है। आइए कुछ बातें। विरंजक चूर्ण का उपयोग रासायनिक उद्योग में उपचारक और पीने के जल को जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक बनाते हैं। अब देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, तब पढ़ने, जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए। पानी में से कोई पूछ देगा कि हाँ जल में अगर जीवाणु हो तो उसे मुक्त करने के लिए कौन सा चूर्ण डालते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, विरंजक चूर्ण। क्या बोल सकते हैं, विरंजक चूर्ण। इसको उल्टा भी कर सकता है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये भी बहुत ही भयंकर वाला क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम, यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या बोलते हैं, NaHCO3। NaHCO3 इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, सोडियम हाइड्रोजनिक, ठीक है। अब बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा का साथ कौन सा मंद खाद्य अम्ल मिलाया जाता है। माने मंद मतलब थोड़ा सा ऐसा अम्लीय गुण होता है उसमें जो खाद मिलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम है टर्टरिक अम्ल। क्या मिलाया जाता है, टर्टरिक अम्ल। टर्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, जैसे हमने ऊपर में पढ़ा था टर्टरिक अम्ल। टर्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते। धोने के सोडे, जैसे धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, धोने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। देखिए धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O है, जिसमें क्रिस्टलन जल उपस्थित होता है, जिसमें जो होता है ना क्रिस्टलन क्या होता है, जल उपस्थित होता है, ठीक है। अब चलिए 53 में आते हैं। 53 में क्या है, धोने के सोडा का उपयोग घरों में किस लिए किया जाता है। जाहिर सी बात है किस लिए किया जाएगा, साफ सफाई के लिए। यहाँ पर खुद ही लिखा हुआ धोने के सोडे का उपयोग, जो धोने वाला सोडा का उपयोग है उसे किस में किया जाता है, साफ सफाई में किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है।
इसका उपयोग किया जाता है धोने का सोडा को, यानी जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, इसलिए कपड़े जो है ना जल्दी साफ होते हैं। सॉरी। 55 क्वेश्चन में आते हैं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों को गर्म करने पर उसका रंग क्यों श्वेत हो जाता है? कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टलों का जो गर्म किया जाता है, जो क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है, किस कारण से बदलता है? तो क्रिस्टलन का जल हट जाता है। क्या हो जाता है उसका? गर्म करेंगे तो क्या होगा? जल हटी तो जाएगा ना। अब क्या है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? देखिए लवण का जो है ना, ये लवण के एक सूत्र इकाई है जिसमें जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? कहते हैं क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए क्रिस्टलन जल के लिए कितने क्वेश्चन बन गए? यहाँ देखिए 1 2 और 2 3 क्वेश्चन तो बन ही गया। चलिए अब आगे आते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या ये भी VVIP क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछते रहता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। CaSO4 है जिसमें 2H2O में 2 मतलब पानी भी निकलता है उसमें से, जल के 2 अणु निकलते। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ये पूछता है, VVIP क्वेश्चन है। कैल्शियम सल्फेट हेमेडाइटेट, हेमीहाइड्रेट, क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। अर्ध हाइड्रेट को क्या बोलते हैं? हेमीहाइड्रेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिक्स करने के लिए किया जाता है मेडिकल कंडीशन में। यहाँ पर देखते हैं किस में किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को रखने के लिए, अस्थिर रखने के लिए। जब हाथ में प्लास्टर होता है ना, प्लास्टर करवा के आगे ली तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ऐसे बांध देगा पूरा, पट्टी उट्टी लगा देगा, उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते रहेगा, फिर पट्टी बांधेगा, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाएगा और उसके बाद वो रसीदा कहना गर्दाना में टांग दो, ऐसे लेकर लोला लेकर घूमते रहता है ना ये लोग, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 59 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन जो है ना आपको किससे निकल करके आए हैं? आपको निकल के आए हैं क्षारक में। किससे निकल के आए हैं? अम्ल एवं क्षारक एवं लवण में जो है ना ये निकल के आए हैं। अगर आपको चाहिए इसका PDF, तो PDF में जो है ना आपको हम डाउनलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको चाहिए PPT में नहीं चाहिए, आपको PDF में चाहिए, तो PDF में जो है ना हम आपको डाउनलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसका कुछ व्याख्या भी जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम तो हो गया, लेकिन फिर भी जो है ना हम आपको एक व्याख्या जो है आपको दे ही देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अगर भरपूर पूरा नोट बनाना है आपको, तो देखिए मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन भी है जिससे जो है ना आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर जो है ना उसका मिल सकता है 5 नंबर वाली। तो उसको जो भी जो है ना हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो है ना ये वीडियो जो है ना लंबा हो गया है, तो इसी का चैप्टर का जो है ना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। मैं आपको जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना व्यवस्थित कर दूंगा, बता दूंगा और बहुत अच्छे से भी समझा दूंगा। तो आई होप सो ये वीडियो जो है ना आपको अच्छा लगा होगा। और अम्ल एवं क्षारक का लवण का जो है ना इसमें जो है ना आपका संपूर्ण क्वेश्चन जो है ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। एक चैप्टर से हमने 60 क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है ना ग्रैब किया है, जिससे जो है ना आपको आने वाले समय में अगर किसी कंपटीशन का भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो या इतना, अब अगर आप एग्ज़ाम में भी अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे, तो आप उसके लिए जो है ना तैयार बैठो। इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके नज़र से बच करके बाहर जा सकता है। आई होप सो ये वीडियो जो है ना आपके लिए संपूर्ण ज्ञान के तौर पे जो है ना अम्ल क्षारक एवं लवण का जो है ना
चैप्टर है, और आपको हमेशा जो है ना थोड़ा सा लॉन्ग होगा वीडियो, लेकिन आपके लिए जो है हमेशा लेकर के जो है ना ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से जो है ना निकाल करके लाऊंगा आपके लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद। जहाँ भी रहें पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम जल्द आने वाला है तो थोड़ा सा तैयारी पे जोर दें। थैंक यू सो मच।